कल के एपिसोड में आपने सुना कि रिया अपने पापा से सत्यम से शादी के लिए बोलती है। तो चलिए अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। सुबह का नाश्ता करने के बाद सत्यम ऑफिस के लिए निकल जाता है। राहुल भी उसके साथ ही था। दरअसल राहुल एक अनाथ था। सत्यम के दादाजी को वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रोते हुए मिला था। उस टाइम वो महज 5 साल का था। दादाजी के पूछने पर उसने बताया कि उसके माँ पापा का एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों हमेशा के लिए उसे छोड़कर चले गए हैं। जब उसका कोई भी रिश्तेदार उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था, दादाजी को उसकी बात सुनकर उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए। तब से राहुल उसके साथ ही रहता है। राहुल सत्यम से 1 साल छोटा है। सत्यम उसे अपने छोटे भाई की तरह मानता है और उसे बहुत प्यार करता है, पर वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। राहुल भी ये बात जानता है। राहुल और सत्यम ऑफिस आते हैं तो राहुल उसे उसका आज का शेड्यूल बताता है और ये भी कि आज उसकी एक मीटिंग है जो सनशाइन मॉल में है। सत्यम हाँ में गर्दन हिलाता है तो राहुल वहाँ से चला जाता है और सत्यम अपने काम में बिजी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नव्या अपने दादू से मॉल जाने की ज़िद करती है। दादाजी पहले तो मना करते हैं, फिर भी उसकी ज़िद को देखते हुए मान जाते हैं। वो रिया को नव्या को मॉल लेकर जाने के लिए बोलते हैं। पहले तो नव्या मना कर देती है, पर फिर कुछ सोचकर हाँ बोल देती है। रिया नव्या को देखकर अपने मन में बोलती है, रिया तुमने मेरे सत्यम को गले लगाया था ना, आज तुम्हें उसकी सज़ा दूंगी। ये बोलकर वो एक शैतानी मुस्कान के साथ नव्या को देखती है। दादाजी नव्या को अपने हाथों से नाश्ता करवाते हैं और कुछ गार्ड्स को नव्या का ध्यान रखने के लिए बोलकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कुछ टाइम के बाद नव्या भी रिया के साथ मॉल के लिए निकल जाती है। यहाँ रिया ने उस शॉर्ट ड्रेस को पहन रखा था और बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था। वही नव्या ने घुटनों तक का फ्रॉक पहना था और होठों पर बस एक लिप बाम लगाया हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी और खूबसूरत लग रही थी। लगभग आधे घंटे के बाद वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। रिया उसे लेकर अंदर चली जाती है। अंदर रिया की 2 फ्रेंड पहले से ही थी जिन्हें उसने फ़ोन करके बुलाया था। वो अपनी फ्रेंड के साथ लेडीज़ सेक्शन में चली जाती है। नव्या भी उसके पीछे ही थी, पर रिया उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और अपनी फ्रेंड के साथ बिजी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सत्यम और राहुल भी मॉल पहुंचते हैं। दरअसल ये होटल सत्यम का ही था। यहाँ उसका एक पर्सनल रूम भी था। यहाँ पर मीटिंग थी। सत्यम और राहुल अंदर आए और लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। उनके साथ इस वक्त सत्यम के गार्ड्स भी मौजूद थे। सत्यम ने एक नज़र राहुल की तरफ देखा और फिर अपने फ़ोन में देखते हुए बोला, सत्यम कब तक आ रहे हैं वो लोग? तुम्हें पता है ना, मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद। राहुल, सर वो लोग पहुँच चुके हैं। सत्यम ने कुछ नहीं कहा और अपना फ़ोन देखता रहा। 4th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी तो 2 लड़कियां लिफ्ट में चढ़ी। सत्यम बाहर की तरफ देख रहा था। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो रहा था। तभी सत्यम को लगा कि उसने नव्या को देखा है, पर तब तक लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो चुका था और लिफ्ट ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। सत्यम ने सोचा शायद उसका वहम होगा, पर उसे सच में लग रहा था कि उसने नव्या को देखा है। वो यही सोच रहा था कि तभी उनके कानों में उन दोनों लड़कियों की आवाज़ आई जो दूसरी से बोल रही थी। पहली लड़की, यार कितना मस्त है, काश ये मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए तो लाइफ सेट हो जाए। दूसरी लड़की, चलना यार नंबर मांग कर देखते हैं, शायद बात बन जाए। सत्यम और राहुल दोनों को उनकी बात सुनाई दे रही थी। यहाँ सत्यम राहुल को घूर रहा था। वहीं राहुल की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सत्यम की तरफ देख सके, क्योंकि उसे पता था कि सत्यम को बिल्कुल नहीं पसंद कि लड़की उसके आसपास भी भटके। पर राहुल क्या कर सकता था। तभी लिफ्ट रुकी और सत्यम जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे राहुल और उसके बॉडीगार्ड्स भी थे। वो वहाँ से सीधे एक रूम में गए जो कि सत्यम का पर्सनल रूम था उस मॉल में। अंदर पहले से ही एक आदमी अपने असिस्टेंट के साथ बैठा हुआ था। सत्यम वहाँ जाकर किसी राजा की तरह सोफे पर बैठ गया। उस आदमी ने सत्यम से हाथ मिलाया और फिर मीटिंग स्टार्ट हो गई। वहीं दूसरी तरफ रिया अपनी दोस्तों के साथ बिजी थी शॉपिंग करने में और नव्या उसके पीछे पीछे थी, पर रिया उसे इग्नोर कर रही थी, अपनी शॉपिंग एंजॉय कर रही थी। वो नव्या को साथ तो इसीलिए लाई थी ताकि उसे परेशान कर सके। नव्या सच में परेशान हो रही थी। रिया ने उसे एक नज़र देखा और शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल गई। नव्या का ध्यान उस पर नहीं था। जब नव्या ने पीछे घूमकर देखा तो रिया को वहाँ ना पाकर वो घबरा गई। वो कभी घर से बाहर अकेले कहीं नहीं आई थी। वो रिया को इधर उधर देखने लगी, पर रिया उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी। मिलती भी कैसे, वो तो जानबूझकर उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। नव्या को बहुत रोना आ रहा था।
उसकी आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। रिया ने बॉडीगार्ड्स को भी जानबूझकर सामान गाड़ी में रखने के लिए बोलकर भेज दिया था। नव्या इधर उधर देखकर चल रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई और गिर गई। उसके हाथ में चोट लग गई। वो मासूम बच्ची पहले से ही इतनी परेशान थी और अब तो गिरने से उसने जो अब तक खुद को रोने से रोक रखा था, चोट की वजह से वो रोने लगी। वो जिससे टकराई थी वो लड़का उसे देखकर उस पर चिल्लाते हुए बोला, लड़का देखकर नहीं चल सकती क्या? उसके चिल्लाने की वजह से नव्या और रोने लगी और रोते हुए बोली, नव्या एक तो आपने मुझे गिरा दिया अंकल, ऊपर से मुझ पर चिल्ला रहे हो। नव्या के मुंह से अंकल सुनकर उस लड़के को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो उस पर और चिल्लाता उससे पहले ही दूसरा लड़का नव्या को देखकर बोला, लड़का तुम किसके साथ आई हो? नव्या जो खड़ी हो चुकी थी वो उस लड़के को देखकर बोलती है, मैं अपनी दीदी के साथ आई थी पर वो पता नहीं कहाँ चली गई और मैं खो गई हूँ। नव्या की बात सुनकर और उसकी हरकतें देखकर वो लड़का समझ गया कि नव्या दिमाग से बच्ची है। उसने दूसरे लड़के को कुछ इशारा किया तो दोनों लड़के मुस्कुरा दिए। तभी वो पहला वाला लड़का नव्या को देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी दीदी के पास छोड़ देता हूँ। उसकी बात सुनकर नव्या खुश हो गई और बोली, नव्या सच्ची आप मुझे मेरी दीदी के पास लेकर जाओगे? लड़का हाँ। ये बोलकर वो लड़का नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगा। इस बात से अनजान नव्या ने आगे उसके साथ क्या होने वाला है उसके साथ चलने लगी। वो लोग उसे लिफ्ट में ले जाकर टेरेस की तरफ जाने लगे। लिफ्ट में कोई नहीं था। उसमें से एक लड़का नव्या को यहाँ वहाँ छूने लगा। नव्या को ये पसंद नहीं आ रहा था। उसने उसका हाथ हटा दिया। तभी दूसरा लड़का भी नव्या को टच करने लगा। कभी उसकी कमर कभी उसकी पीठ पर हाथ रखने लगा। नव्या को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने उसका भी हाथ हटा दिया और बोली, दीदी के पास कब तक पहुँचेंगे? लड़का बस पहुँचने ही वाले हैं। ये बोलकर उसने फिर से नव्या को टच करना शुरू कर दिया। वो उसके चेहरे उसके होठों को छूने लगा। नव्या उसके हाथ हटा रही थी। तभी उस लड़के ने नव्या के हाथ को पकड़ लिया और उसे अपने नज़दीक कर लिया। नव्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। नव्या उस लड़के की पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी पर वो लड़का उसे छोड़ ही नहीं रहा था। नव्या ने उसे ज़ोर से धक्का दिया तो वो लड़का जाकर लिफ्ट की दीवार से टकरा गया और इसके साथ ही 7 फ्लोर का बटन दब गया। इधर सत्यम की मीटिंग ख़त्म हुई और वो उस आदमी से हाथ मिलाकर रूम से बाहर निकल आया। राहुल भी उसके साथ ही था। वो लोग कॉरिडोर में से आ रहे थे। तभी लिफ्ट खुलने की आवाज़ आई। सत्यम और राहुल ने सामने देखा तो वो हैरान हो गए। 2 लड़के नव्या को ज़बरदस्ती टच करने की कोशिश कर रहे थे। एक ने नव्या को पीछे से टाइट पकड़ा हुआ था और दूसरा उसके चेहरे के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। नव्या उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी और रो रही थी। सत्यम ने जब ये देखा तो वह हैरान हो गया पर फिर एकाएक उसके चेहरे पर गुस्सा छाने लगा। उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। वो भागकर लिफ्ट की तरफ जाने लगा पर तब तक लिफ्ट बंद हो गई थी और ऊपर की तरफ बढ़ गई थी। सत्यम और राहुल लिफ्ट के पास पहुंचे तो देखा लिफ्ट टेरेस पर जा रही थी। सत्यम फटाफट सीढ़ियों की तरफ भागा। राहुल और उसके गार्ड्स भी साथ ही थे। वो लड़के नव्या को लेकर टेरेस पर गए थे। नव्या लगातार उनसे छूटने की कोशिश कर रही थी। अचानक नव्या ने एक लड़के के हाथ पर काट लिया। वो लड़का दर्द से तिलमिला गया। उसने नव्या को जल्दी से दूर झटका दिया और उसे थप्पड़ मार दिया और गुस्से में उसके बाल पकड़कर बोला, लड़का साली मुझे काट रही है, अभी बताता हूँ। ये बोलकर उसने दूसरे लड़के को नव्या के हाथ पकड़ने के लिए बोला और खुद उसे ज़बरदस्ती किस करने लगा पर नव्या अपना चेहरा इधर उधर कर रही थी। वो लड़का नव्या को किस करता उससे पहले ही किसी ने उसके बालों को पकड़ा और खींचकर नव्या से अलग कर दिया। वो लड़का दूर जाकर गिरा। दूसरे लड़के ने सामने देखा तो सत्यम आंखों में गुस्सा लिए उसे ही देख रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो उस लड़के को अपनी आंखों से ही भस्म कर देगा। सत्यम की आंखें देखकर उस लड़के की रीढ़ की हड्डी एक टाइम के लिए कँप आ गई थी। उस लड़के की पकड़ नव्या पर ढीली पड़ गई। सत्यम उसे गुस्से में देखते हुए आगे बढ़ा। ये देख उस लड़के ने नव्या को छोड़ दिया। उसके छोड़ने से नव्या ने सामने देखा तो उसे अपने सामने सत्यम दिखाई दिया। नव्या बिना कुछ सोचे समझे सत्यम के गले लग गई। सत्यम ने भी उसे अपने बाहों में भर लिया और प्यार से उसका सर सहलाने लगा। सत्यम ने राहुल की तरफ देखा तो राहुल ने उसका इशारा समझकर गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स ने उन दोनों को पकड़ लिया। उनमें से एक लड़का जिसे सत्यम ने नव्या से दूर फेंका था वो गुस्से में बोला, कौन हो तुम? वो लड़की हमारी है, उसे हमारे हवाले कर दो और जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे गुस्से से घूर कर देखा तो उस लड़के का पूरा बदन काँप गया। वहीं राहुल अपने मन में बोला,
आज तो ये दोनों गए, आज इन लोगों को मेरे राक्षस बॉस से कोई नहीं बचा सकता। राहुल ने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो वो गार्ड्स उन लोगों को खींच कर ले जाने लगे। वो लोग चिल्ला रहे थे पर गार्ड्स उन्हें खींचते हुए ले गए। सत्यम ने अब नव्या की तरफ देखा तो उसका रो रो कर बुरा हाल था। चेहरा रोने की वजह से लाल पड़ गया था, आंखें सूज गई थी, गाल पर थप्पड़ की वजह से उंगलियों के निशान थे। सत्यम को उसे देखकर ऐसे बहुत तकलीफ हो रही थी। वो सोचने लगा कि अगर वो उस टाइम नव्या को नहीं देखता या फिर उसे आने में देर हो जाती तो क्या होता। यही सोच उसने नव्या को और टाइट अपने सीने से लगा लिया। तभी उसके कानों में नव्या की आवाज़ पड़ी जो रोते हुए बोल रही थी, नव्या, मुझे दादू के पास जाना है अंकल। नव्या के मुंह से अपने लिए अंकल सुनकर सत्यम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर उस टाइम उसका नव्या को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। वहीं नव्या के मुंह से सत्यम के लिए अंकल सुनकर राहुल हैरान होकर उसे देखने लगा और मन में सोचते हुए बोला, राहुल, इस लड़की ने मेरे हैंडसम बॉस को अंकल बना दिया। कहाँ लड़कियाँ उनके पास आने के लिए मरती हैं, पर खैर छोड़ो। तभी उसके कानों में सत्यम की आवाज़ आई जो नव्या को बोल रहा था, सत्यम, हाँ प्रिंसेस, हम चल रहे हैं तुम्हारे दादू के पास। ये बोलकर उसने नव्या को अपने बाहों में उठा लिया। नव्या ने भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और रोना अभी भी चालू था। सत्यम उसे लेकर नीचे की तरफ बढ़ गया। सत्यम जल्दी से नव्या को लेकर पीछे गाड़ी में बैठ गया। राहुल भी आगे गाड़ी में बैठ गया और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए बोला। तभी सत्यम बिना उसे देखकर बोला, गाड़ी फार्म हाउस ले चलो और दादू और मिस्टर यादव को भी फ़ोन करके वहीं बुला लो और हमारे पहुंचने से पहले डॉक्टर को भी वहां पहुंच जाना चाहिए। राहुल ने हाँ में गर्दन हिलाई और फ़ोन निकालकर सत्यम के दादाजी और नव्या के दादाजी को जल्दी से फार्म हाउस में पहुंचने के लिए बोला। नव्या अभी भी सत्यम की गोद में ही थी और रोकर कह रही थी। सत्यम भी उसे बाहों में लेकर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ नव्या की कमर को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। जब उसने देखा कि नव्या चुप नहीं हो रही है तो उसने नव्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, प्लीज़ चुप हो जाओ प्रिंसेस, तुम्हें रोते हुए देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये बोलते हुए उसकी भी आंखें नम हो गई थी। उससे नव्या को ऐसे देखा नहीं जा रहा था। सत्यम को अपने दिल में बहुत दर्द होता महसूस हो रहा था। जब से उसके माँ पापा गुजरे थे तब से उसने अपने दादाजी और राहुल को छोड़कर कभी भी किसी की इतनी परवाह नहीं की थी। वो अपने दादा और राहुल की परवाह करता था, ज़्यादा जताता नहीं था, पर हाँ, उसकी लाइफ में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं था। पर उसने जब से नव्या को देखा था उससे प्यार करने लगा था। नव्या की मासूमियत उसके दिल में बस गई थी। वो जब से नव्या से मिला था वो रोज़ रात को उसके घर सबसे छुपकर उसे देखने जाता था। वो रात भर उसे बाहों में लेकर लेटा रहता और उसके उठने से पहले ही वहाँ से आ जाता। सत्यम को नव्या के पास एक सुकून सा मिलता था जो उसके माँ और पापा के जाने के बाद कहीं खो सा गया था। नव्या ने सत्यम की बात को सुनकर उसकी तरफ देखा तो सत्यम की नम आंखें देखकर नव्या को अच्छा नहीं लगा और वो चुप हो गई और एक टक सत्यम को देखने लगी। फिर एकदम से वो उसकी नम आंखों को पोंछते हुए बोलती है, आप मत रो अंकल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको रोते देखकर। आप बहुत अच्छे हो, उन गंदे अंकल की तरह नहीं हो। उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया और मुझे मारा भी, पर आप बहुत अच्छे हो। आप ना उन अंकल को सज़ा देना। नव्या की बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर स्माइल आ गई, पर जब उसने उसे मारने की बात सुनी तो उसे उन लड़कों पर बहुत गुस्सा आया। पर वो अपना गुस्सा नव्या के सामने नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए खुद को कंट्रोल कर रखा था। उसने नव्या को फिर से अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, अब से कोई भी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। मारना तो बहुत दूर की बात है, मैं उन सबको छोड़ूंगा नहीं जो आपको हर्ट करने के बारे में सोचेंगे। नव्या ने उसके सीने में से अपने चेहरे को बाहर निकाल कर उसकी तरफ देखा और अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोली, आप हमेशा मेरे साथ रहना, कभी मुझसे अलग मत होना। आप साथ हैं तो अच्छा लग रहा है। उसकी बात को सुनकर सत्यम मुस्कुरा दिया और उसके बालों को चेहरे के पीछे करते हुए बोला, आप चाहती हैं कि मैं हमेशा आपके साथ रहूं? नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम उसके माथे को चूमते हुए बोला, अब से मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, आप बोलेंगी तो भी आपसे दूर नहीं जाऊंगा। ये बोलकर उसने नव्या के माथे को चूमकर उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या ने भी उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया और उसे अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लिया। सत्यम एक हाथ से उसके बालों को सहला रहा था। कुछ टाइम के बाद उसे अपने सीने पर नव्या की गर्म सांसें महसूस हुई। उसने सिर झुकाकर देखा तो नव्या सो गई थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी नव्या के गाल पर उंगलियों के निशान देखकर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया
और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने नव्या के गाल को धीरे से अपनी उंगलियों से छुआ, फिर अपने होंठ वहाँ रख दिए, उसके गाल को चूम लिया। सत्यम ने नव्या को अच्छे से अपने सीने से लगाया हुआ था और राहुल की तरफ देखकर बोला, सत्यम, तुम्हें उन लड़कों को बस तड़पाना है, मारना नहीं है। उनकी जान मैं अपने हाथों से लूँगा। ये बोलते टाइम उसके चेहरे और आंखों में हद से ज़्यादा गुस्सा था। राहुल ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने अपनी आंखें बंद कर अपना सिर सीट से टिका लिया। उसका मन कर रहा था कि वो अभी जाकर उन लड़कों को मौत के घाट उतार दे, पर वो अपने गुस्से को शांत करके बैठा हुआ था। वो नव्या के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अविनाश जी और अखिलेश जी सत्यम के फार्म हाउस पहुंच चुके थे। वो लोग लिविंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे कि तभी अखिलेश जी अविनाश जी की तरफ देखकर बोले, ऐसी क्या बात हो गई जो सत्यम ने हमें इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया है? अविनाश जी, पता नहीं, बस राहुल का फ़ोन आया था और उसने कहा कि सत्यम ने हम दोनों को जल्दी से यहाँ पहुँचने के लिए कहा है और ये भी कहा कि हम दोनों आएँ और किसी को भी ना बताएं। अखिलेश जी, पता नहीं क्या बात हो गई। तभी उन्हें बाहर से गाड़ी की आवाज़ आई। कुछ टाइम के बाद सत्यम घर के अंदर आया। अविनाश जी और अखिलेश जी ने उसकी तरफ देखा तो उसकी गोद में नव्या को देखकर वो हैरान हो गए। अखिलेश जी जल्दी से सत्यम की ओर भागे। उन्होंने नव्या के सिर को सहलाया। उसकी हालत देखकर उनकी आंखें नम हो गई। वो कुछ बोलने को हुए पर सत्यम ने उन्हें बाद में बात करने को कहा और नव्या को लेकर अपने रूम की तरफ बढ़ गए। उसने नव्या को ले जाकर अपने रूम में बेड पर धीरे से लिटा दिया। सत्यम ने उसे अच्छे से ब्लैंकेट से उठाया और उसका माथा चूम लिया। अविनाश जी और अखिलेश जी जो उसके पीछे पीछे रूम में आए थे उसे अपनी हैरानी नज़रों से देख रहे थे। तभी राहुल कमरे में आया। उसके साथ एक डॉक्टर भी थी। डॉक्टर को देखकर सब साइड हो गए पर सत्यम वहीं नव्या के हाथ को पकड़कर बैठा रहा। डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं पड़ी उसे कुछ कहने की, इसीलिए उसने ऐसे ही नव्या को चेक किया और एक इंजेक्शन लगा दिया। उसने एक ऑइंटमेंट सत्यम की तरफ बढ़ा दी और उसे नव्या के गाल पर लगाने को कहा। डॉक्टर राहुल के साथ वहां से चली गई। तभी अविनाश जी सत्यम को देखकर बोले, जो अभी भी नव्या का हाथ पकड़े उसके पास बैठा उसके बालों को सहला रहा था, अविनाश जी, सत्यम, कुछ बताओगे क्या हुआ है और नव्या की ऐसी हालत कैसे हुई है? अखिलेश जी नम आँखों से नव्या को देखते हुए बोले, अखिलेश जी, मेरी बच्ची की ऐसी हालत कैसे हुई? वो तो मॉल गई थी शॉपिंग करने रिया के साथ। रिया का नाम सुनकर सत्यम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने नव्या के माथे को चूमा और उठकर रूम से बाहर आ गया। अखिलेश जी ने भी नव्या का माथा चूमा और अविनाश जी के साथ रूम से बाहर आ गया। सत्यम बाहर सोफे पर बैठा था। अविनाश जी उसके पास गए और बोले, अविनाश जी, बताओ सत्यम, क्या हुआ है, बात क्या है? सत्यम ने एक नज़र उन्हें और एक नज़र अखिलेश जी की तरफ देखा और जो भी मॉल में हुआ था उन्हें सब कुछ बता दिया। अब अखिलेश जी को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने नव्या को रिया के साथ क्यों भेजा। वो नम आँखों के साथ सिर झुकाकर बोले, सब मेरी गलती है। मुझे पता है कि रिया और सरिता का व्यवहार नव्या के साथ कैसा है। मैंने फिर भी नव्या की ज़िद की वजह से उसे रिया के साथ भेज दिया। अविनाश जी ने उनकी तरफ देखा और बोले, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अखी। तुम तो दोनों बच्चियों को एक जैसा प्यार ही करते हो, पर उन्हें लगता है कि तुम नव्या से ज़्यादा प्यार करते हो। अखिलेश जी, मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं क्या करूं? भगवान ना करे अगर आज या कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी मासूम सी बच्ची का क्या होगा? वो मेरे बेटे और मेरी बेटी समान बहू की आखिरी निशानी है मेरे पास। उनकी बात सुनकर अविनाश जी थोड़ा गुस्से और नाराज़गी से बोले, तुझे कुछ नहीं होगा और क्या तू हर वक्त टाइम मरने की बातें करता रहता है? अखिलेश जी, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है और क्या पता कल की जगह मुझे आज ही कुछ हो जाए तो? मौत का कोई भरोसा थोड़े ही ना है यार। मुझे बस मेरी मासूम सी बेटी की चिंता हो रही है, मेरे बाद उसका क्या होगा? अखिलेश जी की बात सुनकर अविनाश जी ने एक नज़र सत्यम को देखा जो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर अखिलेश जी की तरफ देखकर बोले, अविनाश जी, तुझे नव्या के लिए कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो तेरे बाद नव्या का ध्यान रख सके और ध्यान रखने के साथ साथ उसे ढेर सारा प्यार भी दे सके। अखिलेश जी ने उसकी बात सुनी और उनकी तरफ देखकर बोले, तू नव्या के बारे में सब जानता है, उसे दुनियादारी समझ नहीं आती और दिमाग से वो बच्ची है अभी भी। ऐसे में कौन होगा जो उसे ऐसी स्थिति में अपनाएगा? अखिलेश जी अभी भी बोल रहे थे कि रूम में नव्या के रोने की आवाज़ आई। नव्या के रोने की आवाज़ सुनकर सत्यम भागकर रूम में गया। अविनाश जी और अखिलेश जी भी उसके साथ ही थे। सत्यम ने अंदर देखा तो नव्या बेड पर बैठी रो रही थी।
सत्यम भाग कर उसके पास गया और बेड पर बैठकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, आप रो क्यों रही हो? उसकी बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, फिर क्यों गए? अगर वो गंदे अंकल फिर से आ गए और मुझे मारा तो? नव्या की बात सुनकर सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, नहीं, कोई आपको कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। मेरे होते हुए कोई भी आपको हाथ भी लगाना तो दूर, आपकी परछाई को भी नहीं छू पाएगा। नव्या ने उसके सीने से चेहरा निकालकर उसकी तरफ देखा और बोली, आप हमेशा नव्या के साथ रहोगे? सत्यम, हाँ हमेशा। नव्या, प्रॉमिस? सत्यम मुस्कुराकर बोला, प्रॉमिस। ये बोलकर उसने नव्या के माथे को चूम लिया तो नव्या वापस उसके सीने से लग गई। अविनाश जी और अखिलेश जी दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे। अखिलेश जी कुछ बोलने वाले होते हैं तभी अविनाश जी ने उनका हाथ पकड़ा और उसे रूम से बाहर ले गए। अखिलेश जी बाहर आकर उन्हें देखकर बोले, तू मुझे बाहर क्यों लेकर आया? मुझे मेरी बच्ची से मिलना था। अविनाश जी, तूने अंदर देखा सत्यम ने कैसे नव्या को शांत करवा दिया, जबकि नव्या को सिर्फ तू ही शांत करवा सकता है और कोई नहीं। अखिलेश जी, तू क्या कहना चाहता है? अभी सीधे सीधे बोल। अविनाश जी ने गहरी सांस ली और बोले, तुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए था ना जो तेरे बाद नव्या का ख्याल रख सके, उसे समझे, उसे प्यार दे। अखिलेश जी, तू साफ साफ बोलेगा? अविनाश जी, सत्यम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तूने देखा ना सत्यम ने कैसे प्यार से नव्या को संभाला, वो कैसे उसकी फिक्र कर रहा है। अखिलेश जी, पर सत्यम। अविनाश जी, मैंने सत्यम के चेहरे पर उसके माँ बाप के जाने के बाद पहली बार सुकून देखा है, जो सिर्फ नव्या के साथ है। अखिलेश जी, पर तू सत्यम का गुस्सा जानता है, अगर कभी उसने नव्या पर गुस्सा किया तो? और तुझे पता है नव्या किसी को गुस्से में देखकर कैसे रिएक्ट करती है। वो सत्यम का गुस्सा कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगी। ये लोग बात कर ही रहे थे, वहीं सत्यम के रूम से सत्यम नव्या को अभी भी अपने गले लगाए हुए बैठा था। तभी उसे नव्या की आवाज़ आई जो बोल रही थी, नव्या, मुझे भूख लगी है अंकल। सत्यम नव्या की बात सुनकर उससे अलग हुआ और मुंह बनाकर बोला, तुम मुझे अंकल क्यों बोल रही हो प्रिंसेस? नव्या, क्योंकि दादू कहते हैं बड़ों का नाम नहीं लेते। सत्यम, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूँ कि तुम मुझे अंकल बोलो, तुम मेरा नाम ले सकती हो। नव्या, पर मुझे आपका नाम नहीं पता। नव्या ने ये कहकर अपना सिर झुका लिया। सत्यम उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और फिर उसका चेहरा हाथों में पकड़कर ऊपर करके बोला, सत्यम, मेरा नाम सत्यम है, सत्यम राठौड़, तुम मुझे सत्यम बोलना। नव्या, ये बड़ा है बहुत। सत्यम, तो फिर आप कोई छोटा नाम रख लो मेरा, पर अंकल मत बोलो। नव्या, ठीक है, फिर मैं आज से आपको सत्या बोलूँगी। नव्या के मुंह से अपने लिए ये नाम सुनकर सत्यम हैरान रह गया। उसकी आंखें नम हो गई। उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देने लगी जो कह रही थी, सत्या, क्या कर रहे हो बेटा? खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी से खा लो। सत्यम ये सब सोच ही रहा था कि नव्या की आवाज़ से वो होश में आया। नव्या, क्या हुआ सत्या, आपको नाम पसंद नहीं आया? आप रो क्यों रहे हो? सत्यम ने मुस्कुराकर नव्या का माथा चूम लिया और बोला, नहीं, बहुत अच्छा नाम है, आज से आप मुझे इसी नाम से बुलाना। नव्या, ठीक है सत्या, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसे गोद में उठाया और रूम से बाहर की तरफ चल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ रिया ने नव्या को पूरे मॉल में ढूंढ लिया था, पर वो उसे कहीं नहीं मिली। उसे अब खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने नव्या को अकेला क्यों छोड़ा। अब अगर उसके माँ पापा और दादा को पता चला तो वो लोग बहुत गुस्सा करेंगे। कुछ सोचकर उसने अपने पापा को फ़ोन लगा दिया और उन्हें बता दिया कि नव्या नहीं मिल रही है। ये नहीं बताया कि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। उसकी बात सुनकर रिया के पापा बहुत परेशान हो गए, क्योंकि नव्या को अगर कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। पर रिया के पापा वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना चाहते थे। वो जल्दी ही ऑफिस से बाहर निकले और मॉल की तरफ चल पड़े।